हाय गाइस, वेलकम अगेन मोहसिना क्लासेस टू स्टेट का क्लास नंबर 9 कोरिलेशन का आपके सामने है। तो आज हम जानेंगे कोरिलेशन के बारे में, इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल में हम सारा कुछ पढ़ेंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा आप सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद हम करेंगे रिग्रेशन। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर कोरिलेशन को। तो बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा नाम जो हम सब ने अपने लाइफ में बहुत बार सुना है, कोरिलेट करना। बेसिकली लेटर मतलब क्या होता है, कोरिलेट करना, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को देखना। ओके, थोड़ा सा देख लें डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे। व्हेन टू क्वांटिटी फैक्ट हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का संबंध हो, ठीक है, वेरी इन द सेम और इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, साथ में ही हो। ओके, मेजरमेंट ऑफ सच वेरिएशन इज कॉल्ड द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ऐसे ही वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डिमांड का और प्राइस का, ठीक है, इनमें क्या है, कोरिलेशन है। कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन का है, ठीक है, तो सेम अपोजिट दोनों हो सकता है। ओके, अगला आपके सामने आता है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी अप दोनों हो, दोनों वेरिएबल, या दोनों नेगेटिव हो, लेकिन जो भी हो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल डेविएट इन द सेम डायरेक्शन, इफ़ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड द अदर ऑन द एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, या दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, यानी दोनों जो हैं डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मेन चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो द अदर ऑन द एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस इंक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सिमिलर है, पॉजिटिव कोरिलेशन इसको आप कहेंगे। द अदर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन की बात यहाँ बेसिकली ये कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, इफ़ टू वेरिएबल्स वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको प्राइस का और क्वांटिटी का, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन ही है ना, प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, अदरवाइज वाइस वर्सा, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कह देंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं सिंपल कोरिलेशन पे, जो कि हमें पढ़ना है बेसिकली। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल की स्टडीज़ होती है, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच का जो संबंध है वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आता है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। इसको हमें पढ़ना नहीं है, बट इसको जान लें हम कि होता क्या है बेसिकली है। तो व्हेन मोर देन टू वेरिएबल आर स्टडीड, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ आइदर मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है, यानी बात यहाँ पे क्या होगी, मोर देन टू वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल में दो की बात हो रही थी, यहाँ मोर देन टू की हो रही है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं रेनफॉल, एग्रीकल्चर, और बीच में क्या आता है, फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल मोर देन टू हो गए, तो ये कैसा है, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन हो गया। इसके बाद लीनियर रिलेशनशिप होती है या लीनियर कोरिलेशन, यानी कि जो रेशियो है वो इक्वल बढ़ रहा है। जैसे मैं कहता हूँ 1 रुपये दाम बढ़ने से, ठीक है, डिमांड आपकी 5 क्वांटिटी डाउन हो जाती है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। जब जब भी आप 1 रुपीज़ इंक्रीज़ करोगे तो 5 यूनिट डिमांड कम हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, रेशियो जो हम चेंज कर रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ नोन एज लीनियर कोरिलेशन। एग्जाम्पल, इफ 10% इंक्रीज इन प्राइस ईच टाइम द डिमांड डिक्रीज बाई 5%, यानी 10% हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी 5% ईच टाइम। ओके, तो बेसिकली जो होता है कोरिलेशन वैल्यूज जो होती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सच सीरीज, तो इसकी सीरीज़ की क्या होगी, आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, फाइन। और इसको जो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये आपका लीनियर का फॉर्मूला है। ओके, तो x एक वेरिएबल हो गया और एक y हो गया। जो यहाँ पे वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और a क्या है, b क्या है, इसके बारे में आगे बहुत डिटेल बताया है रिग्रेशन लाइन के अंदर, तो वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है कर्वी लीनियर। तो यहाँ पे क्या है कि जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ओके, चेंज इन टू वेरिएबल इज नॉट एट कांस्टेंट रेट बट इज एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, यानी हम कह सकते हैं 5% या हमारी प्राइस बढ़ रही है
तो डिमांड 10% फॉल हो रही है, दोबारा 5% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड 20% फॉल हो रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, हर बार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे जो चेंज है वो जो है फ्लक्चुएशन उसके अंदर देखा जा सकता है। इसके बाद आती है डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात। ओके, तो डिग्री में क्या है, पहला क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इन सेम डायरेक्शन, यानी सेम प्रोपोर्शन में हो और सेम डायरेक्शन में हो। यानी 10% प्राइस बढ़ने पे जो है आपकी 10% सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो क्योंकि सप्लाई पॉजिटिव संबंध होता है, डेट्स हमने सप्लाई का एग्जांपल यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम प्रोपोर्शन सेम डायरेक्शन हो रहा है। इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। इसके बाद आती है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की, व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए टी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो डिमांड जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। टी की प्राइस 10% इंक्रीज़ हो, डिमांड भी कितनी डिक्रीज़ होगी, 10% डिक्रीज़ होगी। ओके, या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो सकता है, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी संबंध आपस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टीवी एंड एसी, तो कोई कोरिलेशन नहीं इनके बीच में। ओके, तो R=0 हो जाएगा। हाई डिग्री कोरिलेशन हम किसको कहते हैं, जब 0.75 से ज़्यादा वैल्यू रहे आर की। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडरेट कब कहेंगे, जब आपकी वैल्यू जो रहे वो रहे 0.25 से ज़्यादा और 0.75 से कम। ओके, और लो डिग्री क्या रहेगी, कि जो आपकी वैल्यू रहे वो 0 से अधिक रहे बट 0.25 से कम रहे। ओके, और R क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, मैंने अभी बताया था आपको। बस वही चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें। इसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं डिटरमाइन करने का कोरिलेशन। तो बेसिकली दो मेथड हमें पढ़ना है यहाँ पे। एक होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने, दूसरा मेथड होता है मैथमेटिकल मेथड। अब इनके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं। बेसिकली जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का वो है कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन। ओके, और इसमें भी कार्ल पियर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है नेट के अंदर। ओके, ग्राफिकल मेथड बस जान लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ग्राफिकल मेथड में जो आता है वो आता है स्कैटर डायग्राम। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एंड एस्टिमेटिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। इन दिस मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और शोन इन हॉरिजेंटल एक्सिस एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे शो करते हैं इसको ऑफ द ग्राफ, ठीक है। गिवन डाटा प्लॉटेड ऑन दिस पेपर इन फॉर्म ऑफ डॉट्स, डॉट्स के फॉर्म में इसको शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, ये आपका परफेक्ट नेगेटिव हो गया, और ये आपका हो गया एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, दूर दूर दिख रहे हैं डॉट्स ना, डेट्स वाई एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो गया। इसके बाद इसकी मेरिट क्या होती है, सिंपल होता है, इजी इंटरप्रिटेशन होता है, फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और विजुअल, और इसके डीमेरिट क्या है, विजुअल पिक्चर होती है, मैथमेटिकल मेथड यूज़ नहीं करते हम। लेस इन्फो अबाउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ईजिली आप जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है यहाँ पे निकाल नहीं सकते हो, तो लेस इन्फो रहती है यहाँ पे, ये इसका डीमेरिट है। इसके लिए सफिशिएंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया नेट के अंदर, उम्मीद है आगे भी नहीं आया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्कैटर डायग्राम, बट क्योंकि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डेट से मैंने बता दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं वो चीज़ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है आपका कार्ल पियर्सन से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो दिस मेथड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपोनेटेड बाय द फेमस बायोलॉजिस्ट एंड स्टैटिकल कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया था ये। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय द आर, तो आर से ये डिनोट होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, एंड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये यूज़ करता है मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो मैथमेटिक्स के पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ डेविएशन एक्स इंटू समेशन डी वाई। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई यहाँ पे भी। ओके, और इसको शॉर्ट में लिख दिया गया बेसिकली, और नीचे जो होगा आपका वो होगा एन इंटू एच डी एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके सिम्बल्स दे दिए गए। ओके, दोनों फार्मूला एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस, अच्छा ये फार्मूला भी एग्जाम में आपके आते हैं मैच द कॉलम में, डेट्स वाई आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो आज तक कभी आए नहीं है इसके। फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरियंस ऑल्सो। कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है,
सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, और डिवाइड बाई एन। ओके, तो कोवेरियंस जो होता है वहाँ पे आप ऊपर के पोर्शन में कोवेरियंस लिख सकते हैं, क्योंकि कोवेरियंस वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसी फार्मूले को, कोवेरियंस, और नीचे वाला पोर्शन जो रहेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई कर देंगे आप, तो फार्मूला वही बन जाएगा। ओके, तो कोवेरियंस भी आया था नवंबर वाले पेपर के अंदर, ठीक है, मैच द कॉलम के अंदर इसका फार्मूला दिया हुआ था बेसिकली। तो इसके एजम्पशंस को देखते हैं। पहला एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। लीनियर वही कि इक्वल रेशियो में पढ़ेंगे दोनों वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आपकी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नॉर्मेटिव होती है इसके अंदर, दूसरा इसका जो हो गया एजम्पशन, और तीसरा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, मैं बार-बार 2 वर्ड ले रहा हूँ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, एपी है, ओके, और रेन है आपकी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्ट जो भी आप कह लो, प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिपेंड करता है रेन के ऊपर। रेन अच्छी होगी तो ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रेन खराब कम होगी तो कम होगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और डिपेंड किस पे कर रहा है, रेन के ऊपर। रेन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यही मैं 2 इफेक्ट की बात कर रहा था, ठीक है। कॉज बन गया रेन आपका, और इफेक्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होती है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोरिलेशन जो होता है प्लस या -1 हो सकता है, मैक्सिमम +1 हो सकता है, और मिनिमम -1 हो सकता है, और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी केस के अंदर। ये आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आ सकता है पॉइंट्स बना के, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, इस तरह। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ये 15-20 बार एग्जाम में पूछा गया, 15 से 20 बार पूछा गया आपसे, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन और स्केल होगा उसका उससे इंडिपेंडेंट होता है कौन, कोरिलेशन, ठीक है। बल्कि कोफिशिएंट आप कह लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोफिशिएंट जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बात हम यहाँ पे किसी कर रहे हैं, आर की तो कर रहे हैं, ओके। तो ओरिजिन क्या होती है आपकी, ओरिजिन मतलब होता है प्लस माइनस, और स्केल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी कोई वैल्यू प्लस माइनस करेंगे कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, तो कुछ चेंज नहीं आएगा किसमें, कोफिशिएंट में, ठीक है, यानी आर के वैल्यू में। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो निकलती है वो निकलती है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिक्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। ये प्रॉपर्टी भी 10 से 15 बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं एनटीए नेट के। तो ये होता है आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। एक बार एक्स पे एक बार वाई पे देखते हैं, ये रिग्रेशन का है, दैट्स वाई रिग्रेशन में ये लाइन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिग्रेशन इक्वल टू क्या होता है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, ठीक है। यही बेसिकली आपका ये प्योर नंबर्स होते हैं, और इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं फिलहाल, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है। सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों, क्योंकि बेस ऑन ऑल वैल्यूज़ पे बेस रहता है ये। आइडियल स्टैटिकल मेजर क्यों है, क्योंकि ये यूज़ क्या करता है, अर्थमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। मेजरमेंट ऑफ बोथ डिग्री एंड डायरेक्शन को मेजर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ कोफिशिएंट टेल अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। और साइन बताता है इसका डायरेक्शन क्या है, और मेजरमेंट ऑफ बोथ डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों कर लेता है ये। चलिए, इसके बाद डीमेरिट क्या होती है, लीनियर रिलेशनशिप इससे हमें बताता है, ये डीमेरिट इसकी हो गई, और एक्सट्रीम वैल्यू का असर इसके ऊपर होता है, ये भी इसकी डीमेरिट हो गई। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर, पी के बारे में भी जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 2017 नवंबर में आपके आ चुका, फॉर्मूले का क्वेश्चन आया था। प्रोबेबल एरर क्या होता है, ये इट इज़ द इम्पोर्टेंट मेजर टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि डिटरमाइन करता है आर की लिमिट को, ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आर ही होता है, ठीक है। एंड टू अक्रॉस द रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। और रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बताता है कितना रिलायबल है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने निकाला है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया इसका प्रोबेबल एरर का। कंडीशन भी देख लेते हैं इसकी क्या है, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज़ लेस देन द पी, आर या जो आपकी आर की वैल्यू यानी कोफिशिएंट जो है कोरिलेशन का वो प्रोबेबल एरर से कम है, तो उस कंडीशन में कोई संबंध नहीं होगा, कोई कोरिलेशन नहीं होगा, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमेशा जो होगा आर को पी से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात आती है कितना ज़्यादा होना चाहिए,
तो हम कह सकते हैं 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ मोर देन 6 टाइम्स द प्रोबेबल एरर कोरिलेशन विल बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो इसको सिग्निफिकेंट हम मान सकते हैं। ठीक है, 6 टाइम ज़्यादा होगा तो नॉर्मली ये देखता है कितना रिलायबल है। आपने जो वैल्यू निकाली है ना, सिंपली इतनी सी बात बोल रहा है यार, कि जो वैल्यू आपने जो निकाली है आर की, वो कितना सिग्निफिकेंट है, ओके, कितना सही है, बस इतनी सी बात है। 6 टाइम ज़्यादा है वैल्यू तो मान सकते हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ओके, आर की वैल्यू 6 टाइम ज़्यादा है किससे, प्रोबेबल एरर की वैल्यू से। फॉर्मूला जरूर याद रखें क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोबेबल एरर यूज़ क्या होगा, यूज़ कब होगा, नॉर्मली तब यूज़ होगा जब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, लार्ज होगी। स्मॉल ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग आ जाता है, डेट्स वाई इसको हम लार्ज में ही यूज़ करते हैं। सैम्पल जो होता है अनबाइस होना चाहिए। ठीक है, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, जो सैंपल ले रहा है उसकी पर्सनल चॉइस पे नहीं जाना है, उसको अनबाइस रहना है। और पॉपुलेशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जो सैंपल हो। इसके बाद देखिए, ये जो आपका मैंने पढ़ाया ना, ये क्वांटिटेटिव था। ठीक है, पियर्सन वाला। ओके, तो अब बात आती है इस कि सर क्वांटिटेटिव ये के लिए तो हम कर सकते हैं पियर्सन को यूज़, लेकिन बात जब डाटा क्वालिटेटिव हो तो क्या करेंगे। जब डाटा क्वालिटेटिव हो तो बेटा कुछ नहीं करना, हमें यूज़ करना है स्पीयरमैन रैंक मेथड। ओके, नाम में ही रैंक है, और रैंक क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, जब आप उसकी सीक्वेंस सेट करते हो, बेसिकली क्या होता है, क्वालिटेटिव चीज़ें जब होती है ना, तो हम बता नहीं सकते उनकी वैल्यूज़ नंबर्स में, बट हम बता सकते हैं कि हमें एक सीक्वेंस सेट कर सकते हैं ना, कि हमें ये ज़्यादा पसंद है, ये इससे कम पसंद है, इस तरह से। ओके, दिस मेथड वाज डिवाइस इन द ईयर 1904 बाय द चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। तो इन्होंने दिया था। कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, तो पूछा तो नहीं है एनटीए नेट में, लेकिन फ्यूचर में पूछ भी सकते हैं, डेट से पता होना चाहिए हमें थोड़ा सा इनके नाम के बारे में। इस मेथड को हम रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। ओके, और अप्रोप्रिएट इन फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन दोज क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो मैंने कहा ही था ये क्वालिटेटिव फैक्ट्स के लिए होता है, विच कैन नॉट मेजर क्वान्टिटेटिव बट कैन बी प्लेस इन ऑर्डर सच एज ऑनेस्टी, ब्यूटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटेटिव के। तो बेसिकली हम इन्हें प्लेस करते हैं ऑर्डर में। ओके, आइटम अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी बात होगी ऑर्डर में करने की, तो ऑर्डर आप कैसे लोगे, असेंडिंग में ले लोगे या डिसेंडिंग में ले लोगे। ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट, और इसी के बेस पे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में, और शायद पूछा जा चुका है मैच द कॉलम में। इसका फॉर्मूला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन में आया हुआ था। अब किस ईयर में आया था मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन पूछा गया एक बार एग्जाम में इसको बेसिकली। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बेस ऑफ रैंक ऑफ दिस आइटम्स। ठीक है, और ये 2 वे फ्रीक्वेंसी में वर्क नहीं करेगा, और 30 आइटम मैक्सिमम ले सकते हैं इसके अंदर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थोड़ा सा एडवांस एक कॉन्सेप्ट और आया है, स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर का भी फार्मूला एग्जाम में आ चुका है, यही फार्मूला होता है इसका, 1 माइनस आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एन। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स की बात यहाँ पे होगी। स्टैंडर्ड एरर को जो मानते हैं कंसिडर्ड बेटर देन प्रोबेबल एरर मानते हैं। बेसिकली ये एडवांस वर्जन है, आप ये कह सकते हो प्रोबेबल एरर का। तो फॉर्मूला ही आपको सिर्फ इसका याद रखना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बेसिस ऑन स्टैंडर्ड एरर द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है डिटरमाइन बाय आर प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोरिलेशन। अगला क्लास रिग्रेशन का होगा आपका। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।